सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके पवन सीरीज के हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं, 120 क्वेश्चन, और यहाँ पर आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 3 में आज हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सबको हम खत्म कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर आपके जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, ग्रेविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ग्रेविटी की खोज यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। तो सर आइजैक न्यूटन। और न्यूटन ने क्या किया? उसके बाद गति के 3 नियम दिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, पाई का मान किस वैज्ञानिक ने बताया? तो आर्यभट्ट ने बताया। क्वेश्चन नंबर 123 है, पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने पता लगाया था। यानी कि पौधों में भी, पेड़ पौधों में भी हमारी तरह संवेदनाएं होती हैं, यानी कि वह भी दुख दर्द खुशियां महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, 2 भारतीय तथा 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो भारतीय वैज्ञानिकों में सर सीवी रमन, एस रामानुजम, इसके अलावा जगदीश चंद्र बसु, और विदेशी वैज्ञानिक में एडवर्ड जेनर, मैडम क्यूरी, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? तो स्कैनर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 126 है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो जिन जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। तो सूक्ष्म जीव 5 समूहों में रखे गए हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु तथा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 128 है, सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या? तो सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई है माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 129 है, कोई 3 संक्रमण वाले रोग बताइए। दोस्तों, सर्दी जुकाम, हैजा, चेचक, इसके अलावा टीबी, यह भी संक्रमण से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो दूध से दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों का नाम बताइए। तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 132 है, कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कार्बो। क्वेश्चन नंबर 133 है, धावन सोडा तथा खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और खाने के सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो धावन सोडा आप देखिए Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला होता है, और खाने का सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं वो NaHCO3। तो ये NaHCO3 ये खाने वाला सोडा होता है और धावन सोडा Na2CO3.10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कौन सी गैस बनती है? तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 136 है, ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्त दाब मापने के यंत्र को दाबांतर मापी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, रक्त दाब किसे कहते हैं? हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय तथा चक्र में पंप किया जाता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, इसे ही रक्तदाब कहते हैं। मैंने एग्जांपल के माध्यम से पिछली वीडियो में आपको समझाया था। मान लीजिए कोई पाइप है और इसमें पानी जा रहा है, तो पाइप क्या करेगा? जो पानी जा रहा है वो पानी इसकी दीवारों पर दबाव डालेगा ना, जब वो पानी इसमें से जाएगा। तो इस तरीके से जो नलिकाएं होती हैं जिनमें रक्त बहता है वो हमारे शरीर में वो नलिकाओं की दीवारों पर दबाव डालती है, तो इसे ही हम रक्तदाब कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया था? तो जीवाश्म विज्ञान में हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बहुविकल्पी में। क्वेश्चन नंबर 140 है, ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान यानी कि तापांतर, प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा आपको पता है
Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के होता है। तो m हो गया वस्तु का द्रव्यमान और s हो गया विशिष्ट ऊष्मा इंटू एस और डेल्टा टी हो गया तापांतर। तो इस तरीके से Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के बराबर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 141 है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ किन्हें कहते हैं? तो आपको पता ही है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ये बीच में जो द्रव वाली अवस्था होती है इसमें कन्वर्ट होने से पहले ही वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, यानी कि जैसे कि कपूर और नौसादर। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कपूर और नौसादर। क्वेश्चन नंबर 142 है, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? पदार्थ ठोस तरल तथा गैस गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थों के इस प्रसार को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करो। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण 45 डिग्री होगा, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया लंब और यहाँ पर अगर ये आपतित किरण 45 डिग्री का कोण बना रही है तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी 45 डिग्री का ही कोण बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 145 है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। तो आपतन तथा परावर्तन के मान बताओ। तो प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि अगर अभिलंबवत पड़ रही है तो फिर ऐसे ही वापस चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 146 है, परावर्तन के नियम क्या है? जब आपतित किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है तो इसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जब एक ही तल में स्थित होते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। और जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है वायु की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता वायु की उपस्थिति में 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 148 है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? तो 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 149 है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन कौन सुन सकता है? तो कुछ जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं, जबकि जो मानव कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है। ना 20 हर्ट्ज से कम ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, इसको व्यक्ति सुन ही नहीं सकते, मानव कान नहीं सुन सकते। क्वेश्चन नंबर 150 है, किसी खाली पड़े कमरे या हॉल में आवाज करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। अगर आपके घर में कोई खाली कमरा है जिसमें से आपने सारे सामान निकाल दिए हैं तो आप देखोगे कि किसी खाली बड़े कमरे हॉल में आवाज करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। इस प्रकार ध्वनि के बार बार परावर्तन से ही गूंज सुनाई देती है। आप की आवाज ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट में सुनाई देती है, जिसे हम गूंज भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार से होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 152 है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक तथा परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो 16.6 मीटर होनी चाहिए और ये दूरी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, सिराएं क्या हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो नासिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिराएं ले जाने का कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा, ये हम कह सकते हैं कि नासिकाओं का समूह है या ये एक तरीके से नलिकाएं होती हैं जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान सिराएं ले जाने का कार्य करती हैं। तो सिराएं क्या करती हैं? रक्त समूह को रक्त के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। क्योंकि ये नलिकाएं हैं तो इनका काम ही है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना।
क्वेश्चन नंबर 154 है, प्रतिवर्ती क्रिया का कोई दो उदाहरण लिखिए। तो बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हटना, ये प्रतिवर्ती क्रिया जिसको हम न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 155 है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं नवीकरणीय जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी कि सूरज की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा, ये कभी नहीं खत्म होगी, तो ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं, लेकिन 156 पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं। तो अनवीकरणीय स्रोत वे हैं जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी गैस, जो सिलेंडर में जो हम गैस भरते हैं एलपीजी गैस, वो सब कभी भी खत्म हो सकती हैं। तो दोस्तों ये सब इसीलिए अनवीकरणीय है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो कभी नहीं खत्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 156 है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि CO2 प्लस H2O मिलकर के यहाँ पर देखिए C6H12O6 और प्लस 6O2 बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दूध से दही का बनना आप देखते हो, दूध से दही एक बार बन गया तो ये भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। फिर हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में हम उसको फिर क्रिया को दोबारा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में सबसे पहले आप जानिए गैस कौन सी भरी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ये 2017 के यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था। ये जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। और जब देखते हो आप गैस लीक होती है तो उसमें से गंध आती है। तो वो गंध किस कारण से आती है, वो गंध आती है एथिल मरकैप्टन के द्वारा। एथिल मरकैप्टन C2H5SH, यही इसका सूत्र है। और ये एथिल मरकैप्टन ही है जिससे हमें एक अजीब तरीके की स्मेल आती है जब गैस निकलता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं, के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। LPG मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है। तो देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, याद रखिएगा, जो कि गंधहीन होती है। लेकिन इसमें हम लोग एथिल मरकैप्टन इसलिए मिलाते हैं कि अगर गैस लीक हो रहा है तो तुरंत हमको पता चल जाए और हम जाकर के उसको ऑफ कर दे या उसको बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 158 है, क्रांति कोड से क्या अभिप्राय है, लिखिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जब कोई किरण कांच से वायु में जाती है तो क्या होता है, यही यहाँ पर बताया गया। कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कांच से रेखा जा रही है यानी कि किरण जा रही है, यहाँ पर बताया गया है कि जो वायु है वो विरल होता है और कांच सघन होता है। जब कांच से वायु में किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि वह यहाँ पर देखिए जब विरल माध्यम से जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री सेल्सियस डिग्री हो जाता है। इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई बाहर निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण को के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस कोण का मान आप बढ़ाते जा रहे हो तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर चूंकि एक बार किरण यहाँ से गई, आपने यहाँ से भेजा तो ये थोड़ा इस अभिलंब से दूर हटी, फिर आपने किरण को भेजा, फिर ये थोड़ा और दूर हटी, फिर आपने किसी और एंगल से भेजा यहाँ से कांच से तो ये किरण और दूर हटी, फिर आप इस तरीके से भेजते जा रहे हो, हटती जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी, ये जो तल है, ये जो दोनों को अलग करने वाला तल है, इसी तल से ये किरण गुजर जाएगी। तो इस तरीके से जिस कोण से कांच से ये जो अपवर्तित किरण है ये बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर जिस कोण से यह बाहर निकली वही कोण क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक है, वही कोण क्रांतिक कोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध आपको देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। आप देखिए जैसे कि मेथेन CH4, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि C2H2 एसिटिलीन। आप देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है C2H2। यहाँ पर दोस्तों C2H2 नहीं बल्कि यहाँ पर C2H6 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन की संयोजकता
तो दोस्तों ये भी सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ये देखिए कि कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर C2H6H4 होगा, एथिलीन होगा, ठीक है, C2H4 होगा और यहाँ पर C2H2 ये एसिटिलीन हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो C2H4 और C2H2 ये क्या है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, किन्हीं दो खाने वाले तथा सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवकों का नाम लिखिए। तो कैंथेरेलस और मशरूम, इनको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। वर्ण विक्षेपण क्या है लिखिए। तो जब सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी प्रकाश स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल की ओर से मिलकर बना होता है, प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त करने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कि प्रकाश की किरण अगर किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म पर प्रकाश की किरण पड़ती है और वह उसको अलग अलग रंगों में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल आदि में डिवाइड कर देता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त करने की क्रिया को यह वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 161 देख लिया। अब यहाँ पर हम इनको सही करते जाएंगे। ये क्वेश्चन 162 हो गया। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। P = F/A, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 163 हो गया, कोल गैस क्या होती है। तो कोल गैस या हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयोग होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 164 है, रेल की दो पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ दी जाती है। अगर आप लोगों ने राजन सीरीज पढ़ ली है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो उसमें मैंने बताया है कि ये जो पटरी होती है रेल की पटरी कुछ इस तरीके से होती है। ये जो आप इसमें से ट्रेन होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर जो लोहे की पटरियां होती हैं, इनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि जो लोहा होता है वो गर्मी पा करके फैलता है, तो फैलने के लिए जगह छोड़ी जाती है। अगर ये जगह ना छोड़ी जाए तो क्या होगा, ये जो पटरियां ये ऐंठ जाएंगी, तो इससे क्या होगा, इससे पटरियां खराब हो जाएंगी, तो ट्रेन आएगी तो एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि फैलने के लिए जगह मिल जाए रेल की पटरियों को। तो रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह से छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, आयाम से क्या अभिप्राय। कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि अधिकतम विस्थापन जो होता है वही होता है कितना ऊपर से ऊपर ये पेंडुलम गया, वही जितना अधिकतम ऊपर गया वही क्या होता है, आयाम होता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है। जैसे देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आ गया। अब चंद्रमा के आने की वजह से आप देखिए, ये जो सूरज की छाया है ये पृथ्वी पर, ये चंद्रमा की वजह से चंद्रमा की जो छाया है ये पृथ्वी पर पड़ रही है। जहां जहां पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ रही है वहां वहां पृथ्वी से सूरज दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया। तो इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूरज और पृथ्वी के बीच में जब भी चंद्रमा आता है तो ये जो चंद्रमा है इसी की छाया पृथ्वी पर पड़ने की वजह से, जहां पर पृथ्वी पर इसकी छाया पड़ती है चंद्रमा की, वहां पर हमें सूरज नहीं दिखाई देता है, और इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, प्रकुंचन दाब क्या है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त दाब बीपी कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, प्रकुंचन दाब और शिथिलन दाब। यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था को प्रदर्शित करती है, और शिथिलन दाब यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 167 है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 168 है दोस्तों ये।
तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को मानव कान हमारे कान सुन सकते हैं और 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? कितना सरल क्वेश्चन है। ऊंट को कहते हैं, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये भी पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 170 है, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले 2 प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिटिन आदि विभिन्न एंटीबायोटिक्स के ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 171 है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का दाब या बीपी 120 और 80 के बीच में होती है, मिलीमीटर पारे के बीच में होती है। प्रकुंचन दाब 120 तथा स्थिलन दाब 80, यानी कि मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 होता है। रक्तदाब मापने के यंत्र को हम स्पैग्नोमेनोमीटर कहते हैं या स्फिग्नोमेनोमीटर भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है दोस्तों, ये मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सूख रहा है? तो मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच की सीधी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, तो यही श्रवण क्षमता कहलाती है। इन्हें हम श्रव्य तरंगे भी कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड यानी कि हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 173 पर आते हैं, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो वायु से हल्की गैस जब हम भरेंगे, वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है और वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। क्वेश्चन नंबर 174 पर आते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस का। याद रखिएगा, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 पर आते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से 0.3% से अधिक से 0.4% के बीच में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है लेकिन इन्हें वापस भी नहीं जाने देती, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी, पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी जिससे समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा और यही हो भी रहा है। समुद्र के किनारे वाले शहर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। जो समुद्र के किनारे, चूंकि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र किनारे जो भी शहर है उनके डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 पर आते हैं, जड़ें किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ वृक्ष का वह हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है, इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, मूसला जड़ और झगड़ा जड़। यद्यपि बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल, दूसरे पर भार तथा बीच में आलंब होता है। क्वेश्चन नंबर 178 है, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोगों में क्या है? देखिए, प्लास्टिक के थैले बनाने में, प्लास्टिक फिल्म बनाने में, जी ऑमरेन बनाने में और प्लास्टिक बोतल तथा अन्य पात्र बनाने में। क्वेश्चन नंबर 179 है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 19 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 180 है, कौन सा जंतु मरुस्थल वातावरण के लिए अधिक उपयोगी है? तो कौन सा वस्तु मरुस्थलीय वातावरण के लिए? आपको पता है ऊंट रेगिस्तान के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसे प्यास बहुत कम लगती है और इसके पैर गद्दीदार होते हैं जो कि मरुस्थल की रेत में आसानी से चलने के लिए सहायता देते हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग के पवन सीरीज, राजन सीरीज के हर एक विषय के मैंने पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया। आज आपके 3rd सेमेस्टर के सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। सारे के सारे विषयों के आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी, सारे के सारे विषयों के आपको नोट्स मिल जाएगा हैंड रिटन जो मैंने बनाया है। सारे के सारे विषयों के आपको पवन सीरीज, राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप ये सारी सुविधा चाहते हो तो प्लीज आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने प्रिय दोस्तों को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। ऐसी वीडियो से बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।
हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपका एग्जाम बेहतर हो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें उस वीडियो को देख करके ही जाइएगा। एग्जाम में कॉपी लिखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। चैनल से ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।